अजय जांड्याल, मौसम कैसा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता? और चूंकि पूरे विधानसभा चुनाव को आपने कवर किया और तमाम जो दिग्गज हैं उनसे आपने बातचीत की, तीनों चरणों की वोटिंग आपने देखी, 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव जो है वो हुए, क्या कुछ जो है लब्बो लुआब रहा 3 चरणों के विधानसभा चुनाव का, अगर मैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य से आपसे पूछूं? देखिए चंदन, इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले विक्रम रंधावा हैं जो सुबह जो है ये प्रत्याशी हैं बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से और बीजेपी के नेता हैं और सुबह सुबह गुरुद्वारा पहुंचे हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, मन में कहीं ना कहीं हलचल तो बची होगी। देखिए, जब बच्चा इम्तिहान दे के आता है तो नतीजे वाले दिन कहीं ना कहीं मन के अंदर संतोष असंतोष चलता है, लेकिन मुझे इतना यकीनन है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आशीर्वाद रूपी वोट मेरे पक्ष में दिए हैं, मेरी पार्टी के पक्ष में दिए हैं और परिणाम भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बहु विधानसभा क्षेत्र अच्छे मतों से जीत के मैं अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की झोली में डालूं, ये मेरा प्रयास रहा है। आप पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कम लंबे समय से जुड़े हैं, चुनौतियां क्या हैं इस बार? क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहा है वो कम से कम किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत तो नहीं दे रहा। ऐसे में पिछली बार 2014 में पीडीपी से अलायंस हुआ था, इस बार कौन लोग होंगे जो साथी हो सकते? देखिए, कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल से पीछे हट जाता है। मुझे लगता है इस बार एग्जैक्ट पोल पे हम पूरा निर्भर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी। यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार बननी है तो कश्मीर में जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लाइक माइंडेड सोच के लोग जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता उनको देगी, उनसे बात करके डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है वो देने का प्रयास करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कौन से डब्बे लगने वाले हैं? विधायक जो निर्दलीय ज्यादा जीतेंगे उनका साथ रहेगा या फिर पीडीपी या एनसी के साथ चर्चा में है? देखिए, पहली प्राथमिकता तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के हम देखेंगे, फिर जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी उसमें जो भी विधायक, चाहे वो जम्मू से कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए या कश्मीर से जो आज़ाद उम्मीदवार राष्ट्रवादी विचारधारा, जिनको ये लगे कि जम्मू कश्मीर का भला अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो आने वाला भविष्य भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों से ही संवर सकता है, ऐसी सोच के लोगों को हम साथ लेके चलेंगे ताकि जम्मू कश्मीर एक विकसित जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़े। कश्मीर में जितने भी नुमाइंदे लड़े हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़े या फिर पार्टियों ने लड़ा, वो सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ थे। तो उस मामले में अगर आप राष्ट्रवादी वहां ढूंढेंगे तो किसको मानेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव के नतीजे आने के बाद में बड़ी परिस्थितियों में फ़र्क आता है। जब हम चुनावी मैदान में जाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अब जब नतीजा आ जाता है तो फिर सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है। और कश्मीर के जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आएंगे उनको भी पता है कि हमें मेन स्ट्रीम में आना है। आज जो जम्मू कश्मीर है वो एक विकास वाला जम्मू कश्मीर है, वो टूरिज्म हब का बना हुआ जम्मू कश्मीर है। उसी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे लोग जो हैं वो आगे आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। तो विक्रम रंधावा, चंदन, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासत जो है, सियासी गलियारों में हलचल बेहद ज्यादा है। एक तरफ तो काउंटिंग होगी, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, चाहे वो राम माधव हैं, चाहे वो तरुण चुग हैं, चाहे वो आशीष सूद हैं, बीजेपी के बाकी बड़े नेता जी किशन रेड्डी जो हैं वो भी आज पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू जो है वो पहुंच चुके हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार संपर्क साधा जा रहा है उन लोगों से, उन नुमाइंदों से जिनके जीतने के आसार ज्यादा हैं। और इसी पर जो है निर्भर करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े जो वो खुद क्लेम कर रहे हैं, अगर उसे भी माने तो लगभग 30 से 35 का नंबर उन्हें लगता है कि उन्हें मिलेगा। और उसके बाद भी इनको लगभग 13 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में वो 13 विधायक जो ढूंढने हैं वो कहां से लेने हैं, कौन कौन वो हो सकते हैं, उस चीज को लेकर इस वक्त मतलब अजय, ये समझा जाए कि परिणाम से पहले ही जो तमाम टॉप नेता हैं जम्मू बीजेपी के, वो इस मिशन में जुट चुके हैं कि जैसे जैसे ही जहां से जो निर्दलीय उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित किया जाए, होता जाए, उसे अपने पाले में लेते आए। बिल्कुल चंदन, और ऐसा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जब तक उनसे संपर्क नहीं साधा जाएगा सरकार में, अगर इनके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को साधना कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो निर्दलीय विधायक मिल जाएं, उस चीज को कहीं ना कहीं देखना होगा। और उसी चीज को लेकर इस वक्त आपको बताऊं कि कोशिशें तेज हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम जो निर्दलीय हैं, जो कश्मीर के हैं, कुछ जम्मू में हैं, जो गुलाम नबी आजाद के पार्टी के कुछ निर्दलीय हैं, कुछ कांग्रेस से
हटकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हैं उन सब से कहीं ना कहीं इस वक्त संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है, ताकि जो नंबर है 45 का और 48 का जो टोटल नंबर है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं उनको 5 जो नॉमिनेटेड विधायक उनको साथ जोड़ के उनके साथ आगे बढ़ना है, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं कि वो नंबर हासिल कर दिया जाए और जो निर्दलीय है उनसे संपर्क बनाकर उनको अपने साथ जुड़ा जा सके। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैं महेंद्र माही का रुख करता हूं, हिसार से हमारे साथ जुड़ रही हैं, माफ कीजिएगा जुड़ रहे हैं। महेंद्र, क्या कुछ इस वक्त जो स्थिति है वो हरियाणा में नजर आ रही है? एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसके बाद बीजेपी जो है वो लगातार ये कह रही है कि हम लोगों को जो है चौंकाएंगे, परिणाम जो है वो छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश जैसे होंगे, लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। बॉडी लैंग्वेज कांग्रेस की तमाम नेताओं की कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, अगर मैं हिसार के परिप्रेक्ष्य में केवल आपसे पूछूं तो? बिल्कुल, देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले 10 साल से वो सत्ता से बेदखल थी, मगर जो रुझान आए हैं 8 तारीख से पहले जो रुझान आए, क्योंकि 5 तारीख को पूरे हरियाणा में वोटिंग थी और तकरीबन 90 सीटों पे 1031 उम्मीदवार खड़े थे, चाहे उसमें निर्दलीय की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, तमाम कैंडिडेट को मिलाकर 1031 उम्मीदवार है वो खड़े थे। मगर आज 8 तारीख के 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं उनके अंदर पहले ही खुशी की लहर है, क्योंकि जो रुझान आए थे उसमें कांग्रेस को सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बात करें हिसार की, तो हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है। कुल 21 उम्मीदवार हैं जिनकी जिंदगी दांव पे, जिनकी एक कह सकते हैं जो कौन विधायक बनेगा, कौन सत्ता का खुश हासिल करेगा। ऐसे में 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इस बीच पूरे हरियाणा में बहुत चीज़ें हावी रही, चाहे वो खिलाड़ियों की बात करें, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर बार बार चीज़ें रिपीट होती रही कि इस वजह से सरकार वापसी कर जाएगी। मगर यहाँ देखिए, चाहे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनकी भी सीट दांव पे लगी है, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, उनकी भी सीट दांव पे लगी है। विनेश फोगाट जो खिलाड़ी थी वो भी अब चुनाव मैदान में आई है। बिल्कुल, तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला जो है वो आज सामने आएगा। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य हमारे साथ लाडवा से जुड़ चुके हैं, पिंकी गन्नौर से। पिंकी का पहले मैं रुख कर लेता हूं। पिंकी, पूरे विधानसभा चुनाव को आपने कवर किया, तमाम दिग्गजों से बातचीत की, आज परिणाम का जो दिन है वो सामने अब आ चुका है। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं, क्या कुछ वो बड़े मुद्दे थे जो ग्राउंड पर नजर आए, जिनको रखकर मतदाताओं ने मतदान किया और आज परिणाम जो है उन्हीं मुद्दों के बिना पर जो है वो सामने आएगा? बिल्कुल चंदन, मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। मंगलवार का दिन है और आज ये मंगलवार का दिन किसके लिए मंगलमय होगा ये देखना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए किस कदर यहाँ पर आधा किलोमीटर दूरी से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग करके सभी गाड़ियों को एक तरफ खेतों में पार्क करवाया जा रहा है, आगे गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है और आधा किलोमीटर की दूरी के बाद ही आगे जाकर सेंटर है जिसमें काउंटिंग शुरू होनी है। पूरे सोनीपत में तमाम विधानसभा सीटों की जो काउंटिंग है वो यहीं पर होगी और ऐसे में सभी गाड़ियों को एक तरफ पार्क करवाया जा रहा है, जिसके बाद लोग जो है पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। तमाम प्रत्याशियों के समर्थक, तमाम पार्टियों के समर्थक जो हैं वो सुबह सवेरे से आने लगे हैं। काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और अभी 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही काफिला यहाँ पर कारों का बड़ा लंबा देखा जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों के समर्थकों का आने का सिलसिला जो है वो काफी जोरों पर है। आज 1031 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और आज स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। मुद्दों की अगर आपने बात की तो मुद्दे यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे निकलकर सामने आए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो रोजगार का जो मुद्दा है वो खासा चर्चाओं में हरियाणा में अक्सर देखा जाता है। किसानों का मुद्दा हुआ, रोजगार का मुद्दा हुआ, ये वो मुद्दे हैं जो अक्सर ही चुनाव में उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है, तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन संतुष्ट होती नजर नहीं आती है, क्योंकि उनके वादे ऐसे कैसे धरे रह जाते हैं। अभी भी यही मुद्दे जो हैं वो बने हुए थे और इसके अलावा अगर
स्थानीय इलाकों की बात करें, गन्नौर की अगर बात करें तो गन्नौर में जो स्थानीय मुद्दे थे वो मुद्दे थे वहां पर पानी की निकासी को लेकर, जो कि हमने हरियाणा में कई और दूसरी विधानसभा सीटों पर भी देखे। पानी की निकासी को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है इलाकों में देखा गया है, जहां पर पानी की निकासी नहीं होती है, लोगों को भारी समस्याओं की दिक्कत होती है। और कई इलाके ऐसे भी थे जिसमें गन्नौर भी शामिल है, जहां पर पीने का स्वच्छ पानी नहीं आता है। ये भी एक बड़ा स्थानीय मुद्दा रहा है। इसके अलावा ऐसे हरियाणा में अभी भी कई जिले हैं जिनमें कई तरह की फैसिलिटीज जो हैं आज के वक्त में भी नहीं है। अगर बात की जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो हर जगह पर नहीं है, जिसके लिए दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है हरियाणा के लोगों को, या फिर रोहतक की तरफ रुख करना पड़ता है, क्योंकि रोहतक में ऐसे कुछ जो है इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो खेल स्टेडियम, कहा जाता है कि हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलकर सामने आते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो खेलों में सबसे आगे होते हैं, मेडल सबसे ज्यादा आते हैं। और ये तमाम मुद्दे जो है इन्हीं के बिना पर आज तमाम मतदाताओं ने जो वोट किया उसके परिणाम सामने आएंगे। मैं आदित्य का रुख करता हूं। आदित्य कुमार हमारे सहयोगी उस जगह मौजूद है जहां से ये परिणाम सामने आएगा कि हरियाणा के अभी जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनका जो नतीजा है विधानसभा चुनाव में वो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लाडवा में मौजूद है आदित्य, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है आदित्य? समर्थक आपके आसपास पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर अभी इंतजार है कि एक बार जीत जो है वो पुख्ता हो जाए फिर सड़कों पर निकलेंगे? जी चंदन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से पूरे चुनाव में जब नायब सिंह सैनी जब यहाँ से लड़ना शुरू किया लाडवा, तब लोगों ने इस बात को समझा कि लाडवा कोई एक ऐसा जगह है जो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। उससे पहले बहुत ही आम था, लेकिन जैसे ही नायब सिंह सैनी को यहाँ से लड़वाया गया, ये सीट बहुत ही खास हो गया। मैं मौजूद हूँ अभी काउंटिंग सेंटर के पास में। अब ये देखेंगे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं और जो मतदान कर्मी हैं जो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं वो सब अब भीतर जाना शुरू कर चुके हैं और 8 बजे ठीक 8 बजे सुबह से मतगणना जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सख्त करनी है, क्योंकि किसी तरीके से जो कोताही है वो ना बढ़ता है, उस सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वह सख्त की गई है। 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो पूरे मतगणना सेंटर पर की गई है। पहले हरियाणा पुलिस, फिर उसके बाद जो अर्धसैनिक बल है वो भी तैनात किए गए हैं। साथ ही जो पूरे प्रदेश से, पूरे हरियाणा प्रदेश से जहां जहां से कर्मचारियों को बुलाया गया है, आप देखेंगे कि वो कर्मचारी हैं जो भीतर जाएंगे और यही टेबल पे जाकर के बॉक्स को खोलेंगे और गिनती करने के बाद जो है जो रुझान आने शुरू होते हैं, परिणाम आने शुरू होते हैं, वो कर्मचारी हैं। उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जांची जा रही है कि किसी तरीके से कोई ऐसी वस्तु जो अनधिकृत तरीके से अंदर लेके ना जाया जा सके, उस सब की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। अब देखेंगे लंबी लाइन जो है, ये सब जो है रात को ही आ चुके थे। सुबह जब हम यहाँ मौजूद आए तो उस वक्त से ये लोग जो है यहाँ पर आए थे। सबकी सुरक्षा व्यवस्था, सबको आई कार्ड पहनाया गया है। अब देखेंगे कि मेटल डिटेक्टर से उनका जो है उनकी जांच की जा रही है ताकि किसी तरीके से कोई मेटल जो चीज है, कोई हथियार या कोई मेटल ऐसी चीज जो अंदर घातक हो सकता है, उस चीजों को रोका जा रहा है। साथ ही सुरक्षा कर्मी जो है सबका जांच करने, आई कार्ड जांच करने के बाद में सबके एंट्री करा रहे हैं। उसके बाद वो भीतर जाने की जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। मैं दूसरे तरफ आपको दिखाता हूं जिधर मेन गेट है। मेन गेट पे भी अभी क्योंकि सुबह 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, इस वक्त में जो कार्यकर्ता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी यहाँ से लड़ रहे हैं, ये बहुत ही हॉट सीट है और यहाँ से मुख्यतः बीते बार अगर 2019 की हम बात करें तो उस वक्त जो है कांग्रेस ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी। लेकिन अभी जो है ये भाजपा के लिए नाक का सवाल है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। आप देखेंगे कि मेन गेट पे भी मेटल डिटेक्टर जो है वो लगाए गए हैं। हालांकि उस जगह पे मेटल डिटेक्टर आम दिनों में नहीं कराए जाते हैं। उसके बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है आने शुरू हो चुके हैं गेट के बाहर में धीरे धीरे करके, और उन सब की जो है आप देखेंगे कि सबको अलग से कहीं दूर खड़ा कराने की बात की जा रही है, तैयारी की जा रही है। साथ ही जो गाड़ियां हैं उन सबको अलग पार्क कराई जा रही है ताकि यहाँ पर जो पूरे इलाके में लगभग ये 200 मीटर का जो एरिया है उस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जा सके। किसी तरीके से कोई बाहरी तत्व जो है, असामाजिक तत्व जो है वो एंट्री न ले पाए। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है, मतगणना की जो प्रक्रिया उसको व्यापक रूप से एक सुरक्षित माहौल में पूरा किया जा सके। जी चंदन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र। हिसार की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं वो हिसार में नजर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर सीधा मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हिसार की बात करें तो हिसार में जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ की सड़कें हैं
वो सबसे ज़्यादा खस्ता हालत है। चाहे हम हिसार मेन हाईवे की बात कर लें, जीटी करनाल रोड की बात कर लें या तमाम क्षेत्रों की बात कर लें। अगर बात करें हिसार की, तो एजुकेशन में यहाँ तो कई बड़े यूनिवर्सिटी है, कई बड़े नामचीन इंस्टीट्यूट है, तो उसको लेकर बच्चे यहाँ ज़्यादा परेशान नहीं रहते। मगर अगर सड़कों की बात करें तो हिसार में की जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे में पूरे हरियाणा की बात करें तो कुल जो 1031 उम्मीदवार हैं उनकी भी किस्मत आज दांव पे लगी है और 8 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले अगर हिसार की बात करें तो तकरीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है। तमाम जो अधिकारी वो यहाँ तैनात है और सुरक्षा के लिहाजे से तमाम जो सेंसिटिव जोन है, यानी कि दो काउंटिंग सेंटर जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा बल तैनात किए गए हैं। ऐसे में ये देखा जाएगा जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टी के, उनसे ये कहा गया है कि कोई भी आप शोरगुल्ला नहीं करेंगे, जो परिणाम होगा उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे पिछले 3 महीने से जो हरियाणा है, यहाँ चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा माहौल गर्म था। चाहे खिलाड़ियों की प्रदर्शन की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें, उसके बाद से ये पहला चुनाव है। क्योंकि 10 साल से जो कांग्रेस है हरियाणा में नहीं थी और इसके बाद लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो वापसी करेगी। और ऐसे में तो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कहा था कि इस बार हम हरियाणा में वापसी करेंगे। और जो एग्जिट पोल के रुझान आए थे, यानी कि जब 5 तारीख को पूरे हरियाणा में वोटिंग हुई थी, तो उसके बाद जो 7-8 बजे के आसपास जो रुझान आए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो खुश नजर होते हैं। और जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया है उससे भी कई तरह के पोस्ट डाले। तो ऐसे में अब 8 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिट महेंद्र, पोल के जो एक अहम रुझान नाम थे और जो हिसार का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो वो छोड़ दे रहे हैं, वो है सावित्री जिंदल का। निगाहें सबकी इसी पर है। बीजेपी से टिकट जो है सावित्री जिंदल ने मांगा, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, मनाने की बहुत कोशिश हुई, नहीं मानी, निर्दलीय पर्चा भरा, चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जो सावित्री जिंदल है वो नवीन जिंदल की माता है और नवीन जिंदल बीजेपी से सांसद है। ऐसे में उन्होंने पहले बीजेपी से टिकट मांगा जो उनको नहीं मिला और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने फिर निर्दलीय पर्चा भरा। ऐसे में जो चुनाव है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, यानी कि जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कट सकता है और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि जब बीजेपी की बात करें तो क्योंकि इसमें जो सावित्री जिंदल है तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रचार था वो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ था। उनके साथ जो तमाम लोग थे, जो तमाम कार्यकर्ता थे, वो गांव में गए, वो ग्रामीण क्षेत्रों में गए, वो शहरों में गए, वो तमाम जगहों पे गए। तो ऐसे में सावित्री जिंदल के खड़े होने से साफ तौर पे बीजेपी को नुकसान होगा और जो कांग्रेस है उसको फायदा हो सकता है।